आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलोम्ब्स लॉ पे कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पॉइंट चार्ज Q is placed at the center of a concentric spherical cell of radius r at charge Q. Find net force या find force on charge Q। कहता है कोई कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, इस पे चार्ज दिया हुआ है आपका Q, इस पे चार्ज दिया हुआ है Q। इसके सेंटर पे जिसका रेडियस R है, एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q। तो फाइंड फोर्स ऑन चार्ज Q इस पे निकालना है। आप जानते हैं कि दो चार्जेस अगर है पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 R डिस्टेंस पे, तो फोर्स लगता है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ए सही है दो पॉइंट चार्ज, मींस लोकेशन इसका फिक्स्ड है, तब ऐसा होगा। इस केस में अगर माने ऐसा, इस पे चार्ज प्लस क्यू इस तरह से दिया हुआ है, माइनस क्यू कोई भी चार्ज आप मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे सपोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, शेल है तो पहले लिखवा चुका हूं, अगर कंडक्टर है व्हेन एन एक्सिस चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर इट रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ओनली, और शेल है कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, बाहर ही चार्ज रहेगा बॉडी में ही। तो इसमें अगर देखें तो इस तरह का पॉइंट मासेस नहीं दिख रहे हैं, पॉइंट चार्जेस नहीं दिख रहे हैं। क्लियर ना। यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो क्या करें, एक सेक्शन मान लिए, सपोज टोटल पे चार्ज क्यू था तो इस पे चार्ज dq है, तो इसके कारण फोर्स लगेगा रिपल्शन का इधर। तो इसके अपोजिट में अगर चार्ज उतना ही dq ले तो फोर्स इधर लगेगा F, वैसे ही dq इधर ले, इसके कारण रिपल्शन का फोर्स इस पे इधर लगेगा, तो यहां dq ले तो रिपल्शन का फोर्स इधर लगेगा, सो नेट फोर्स बिकम्स 0। क्लियर ना। माइनस भी हो सकता है, अगर माइनस होता तो इस पे अट्रैक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में होता, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज करता। क्लियर। नेक्स्ट कहता है चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। A charge Q is divided into two parts, Q1 and Q minus Q1, and they are placed at certain distance so that they experience a maximum electrostatic repulsion. In what manner they should be divided? ये कहता है चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, Q1 और Q minus Q1 में। अब उसको कितना डिस्टेंस पे रखें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एक्सर्ट करें। अब जानते हैं F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक पार्ट है आपका Q1 और दूसरा Q minus Q1, सो Q1 इंटू Q minus Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। आप जानते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसका वैल्यू 0 होता है, तो कोई भी चार्ज ले लीजिए। ये तो जानते हैं कि जितना फोर्स, सपोज दोनों प्लस चार्ज है तो इसमें जितना फोर्स से ए रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से ए रिपेल करेगा, ये हमेशा एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज होते हैं। क्लियर। तो इस केस में अगर निकालें तो df अपॉन q माइनस q1 के रेस्पेक्ट में, q1 आसान है तो q1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, df अपॉन dq1 इज इक्वल टू k कांस्टेंट है आपका, k इंटू q1 इंटू q माइनस q1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ट्वाइस q1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आप जानते ही हैं, df अपॉन dq1 is equal to 0. So your equation becomes 0 is equal to, ये 0 कर देते तो सारा टर्म 0 हो जाएगा, q माइनस ट्वाइस q1। यहां से आ जाएगा q1 का वैल्यू दैट इज इक्वल टू q बाई 2, एंड दूसरा है q माइनस q1, दूसरा है q माइनस q1, so q minus q1 that is equal to q minus q by 2 is equal to q by 2, so q by 2 और q by 2 में तोड़ना पड़ेगा। इसे ऐसे भी सिंपली कर सकते हैं, अगर दो, ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों चार्जेस का, ऐसे अगर ऐड करें, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस क्वेश्चन में, ऐड करेंगे तो q by 2 प्लस q by 2 q होगा, q by 3 प्लस 2q by 3 अगेन यू विल गेट q, q by 4 3q by 4 अगेन यू विल गेट q, सो एनी ऑफ दीज नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एडिशन नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर का वैल्यू सबसे कम है, तो स्क्वायर करेंगे तो डिस्टेंस का वैल्यू सबसे कम होगा, मींस फोर्स सबसे ज्यादा होगा, ये सब का स्क्वायर करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा फोर्स का वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कहता है 3 पॉइंट चार्जेस Q, Q एंड कैपिटल Q
are placed at positions r1, r2 and r1 plus r2 respectively. The net force on Q is root 3 times the force applied by either of Q, either Q, जो भी दोनों Q है. Find r1 dot r2, यही हमें निकालना है. क्वेश्चन आसान सा है. ये कहता है सपोज, कहता है 3 पॉइंट चार्जेस Q, Q and Q are placed at positions r1, r2 and r1 plus r2. सपोज आपका कोई ओरिजिन है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं. सपोज दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन, ठीक है ना. ये आपका ओरिजिन है. यहां से कोई चार्ज है, सपोज आपका Q, इसका पोजीशन वेक्टर है आपका r1, दैट इज योर r1. दूसरा कहता है एक और चार्ज है Q, जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, दिया हुआ है. दूसरा चार्ज आपका दिया हुआ है, सपोज ये मान लिए Q, दैट इज r2. एंड थर्ड चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट r1 प्लस r2. तो r1 प्लस r2 क्या होगा? अगर पैरेललोग्राम लॉ करें तो ए वेक्टर आप जानते हैं, ए r1 है तो ये r1 होगा, ए भी आपका r1 वेक्टर होगा, ये r2 था. सो आपका ये वेक्टर हो जाएगा r1 प्लस r2. एक के हेड पे दूसरे का टेल, रिजल्टेंट टेल टू हेड, टेल टू हेड. यहां पे चार्ज रखा हुआ है आपका Q. तो कहता है द नेट फोर्स ऑन Q इज रूट 3 टाइम्स द फोर्स अप्लाइड बाय अदर Q. नेट फोर्स जो Q पे है, राइट, कोई भी एक चार्ज से जो फोर्स लगता है उसका रूट 3 टाइम्स ज्यादा है. तो फाइंड r1 एंड r2. आप जानते हैं r1 डॉट r2 निकालना चाहते हैं. r1 डॉट r2 दैट इज इक्वल टू r1 का मॉड इंटू r2 का मॉड इंटू कॉस थीटा. ये चाहिए. r1 r2 का वैल्यू दिया हुआ है r, ये दोनों सेम डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है. तो r1 डॉट r2 उस समय तक नहीं निकाल सकते जब तक मेरे पास कॉस थीटा का वैल्यू नहीं आए. तो कॉस थीटा का वैल्यू आप पैरेललोग्राम लॉ से निकालते ही हैं. तो यहां से अगर आप निकाले तो आप कह सकते हैं इसके कारण सपोज इस पे फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में सपोज F लगा, तो इसके कारण भी उतना ही F लगेगा, राइट ना, क्योंकि ये डिस्टेंस r2 है तो ये डिस्टेंस भी आपका r2 होगा. एंड r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r, तो ये भी फोर्स आपका F लगेगा. दूसरा, ये आपका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये r है, राइट, ये r है, गेटिंग इट ना. तो आप निकाल सकते हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा, ए थीटा निकाल सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि ये देखिए ए आर है, ए आर है, राइट. तो ये कितना हो जाएगा? ये बेसिकली फिगर ऐसा हो गया, याद रखिएगा, ये स्क्वायर जैसा बिल्कुल दिखेगा जो भी है. तो ये आर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r बाई रूट 2 अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहे. तो इस केस में अगर निकालें तो ये हो गया F, आपका F हो गया, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा दैट विल बी F बाई 2. क्योंकि देखिए यहां सपोज F निकालना चाहते हैं, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K इंटू दोनों चार्ज के बीच, इसके और इसके बीच निकालना चाहते हैं तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. R1 R2 सेम है आपका, ये R1 है तो ये भी आपका R1 होगा. यही F इसके कारण हुआ, यही उतना ही डिस्टेंस A है तो इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा रिपल्शन का फोर्स, इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा. तो इतना आ गया. अब अगर इसके कारण निकालना चाहते हैं, सपोज इसको F डैश मान लीजिए, तो K इंटू ए, राइट, इस पे जो फोर्स होगा एनी ऑफ द, हाँ एक मिनट, द नेट फोर्स ऑन Q इज, हाँ, तो यहां पे एक A हो गया, एक A हो गया, बेसिकली दो ही फोर्स से लग रहा है ना. तो फिर मैं F बाई 2 क्यों लिख दिया इसको ना, यहाँ पे थर्ड चार्ज, और दूसरा क्वेश्चन मेरा दिमाग में आ गया, सॉरी. तो आपका ऐसा होगा, तो यहां आप निकाल लीजिए दो वेक्टर्स हैं, तो दोनों वेक्टर्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं आप, क्योंकि हमें थीटा फाइंड आउट करना है. तो इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. तो रिजल्टेंट फोर्स जो आपका होगा, रिजल्टेंट फोर्स F डैश मान लीजिए, कितना हो जाएगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस ट्वाइस F स्क्वायर
इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट, और ये कहता है रिजल्टेड फोर्स ऑन क्यू इज √3 टाइम्स द फोर्स अप्लाइड बाई आइदर क्यू। कोई भी क्यू के कारण जो फोर्स लग रहा है √3 टाइम्स है उसका, तो आप कह सकते हैं दैट इज √3F। आसान सा क्वेश्चन है। इस केस में अगर करें तो कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आपका आ जाएगा कितना, ट्वाइस एफ स्क्वायर। अगर कॉमन लें हम यहां से ट्वाइस एफ स्क्वायर कॉमन लें तो 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स एफ। अंडर रूट हटाएंगे तो एफ और ए कैंसिल हो जाएगा, गेटिंग इट, और रूट हटाएं तो आ जाएगा आपका 1 प्लस, या अंडर रूट पूरा हटा ही देते इधर और इधर भी, तो कितना होगा कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 2, तो आपका वैल्यू होगा 3/2 2 to 4 तो माइनस 1/4 2 cos थीटा। गलत तो नहीं कर रहा मैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है इसमें, √3F आ गया, एक मिनट, तो आ गया 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर हम कॉमन ले लिए तो कितना होगा 1 प्लस कॉस थीटा, राइट, ठीक है। F से F को हम काट दिए तो ये आप आ गया 2, ये आ जाएगा आपका, अगर स्क्वायर हटाएं तो ये आपका 3 आ जाएगा, सो 1 प्लस 2 cos थीटा, सो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 होगा, मैं गलत किया, 3 माइनस 2, सो दैट इज माइनस 3 माइनस 2 दैट इज 1, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 implies थीटा इज 60 डिग्री, ये आएगा, हाँ, ये थीटा इज इक्वल टू 60, मैं गलत किया था थोड़ा, ठीक है ना, सो थीटा इज 60 डिग्री। अब इस केस में हम ये वैल्यू पुट करना चाहते हैं यहां से, अब देखिए इसकी जरूरत हमें नहीं है, ये समझाने के लिए सिर्फ बताया था। अगर ये वैल्यू पुट करें तो R1 कितना दिया हुआ R, R2 का मॉड भी R, सो R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज cos 60, हाँ यहां से आपका आ गया, तो cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos 60 इज हाफ, cos 60 is half, so that is equal to R square by 2. This is the answer. Clear? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 identical charges Q1 and each are placed at vertices of a regular pentagon of side A1. कोई कहता है पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, 1 2 3 4 5, मान लीजिए साइड A है, जो भी है 5 identical चार्जेस, यहां पे सपोज Q1 है, Q1 Q मान लीजिए पहले, क्योंकि Q1 और Q2 के फॉर्म में है, ये आपका Q है, ये आपका Q है, ये आपका Q है, साइड मान लीजिए कोई A है, साइड A है, तो 5 identical charges Q1 and each are placed at vertices of a regular pentagon of side A1. तो कहता है the net force on any of the charges due to other 4 is F1. कोई भी एक चार्ज पे अदर 4 के कारण जो फोर्स लग रहा है F1 है, तो पहले इसको देखते हैं। आप जानते हैं कुलॉम्स लॉ में F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड ऑल्सो F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो यहां से लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू कितना, दोनों चार्ज Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यही कहता है, क्लियर ना। तो जो फोर्स लग रहा है वो F1 है, तो F1 इज इक्वल टू कितना है, डायरेक्ट ए चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस केस में। सेकंड राइट कर लेते, फिर एक ही बार में कर लेंगे हम। नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेस ड्यू टू अदर 4 इज F1, फाइंड द फोर्स F2 ऑन एनी ऑफ द 5 आइडेंटिकल चार्ज Q2 एंड ईच आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ साइड A2। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, लैंग्वेज सिर्फ कंफ्यूजिंग है, तो यहां से कह सकते हैं आप Q1 Q2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ही R स्क्वायर का, तो लिख सकते हैं F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर अपॉन
A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो यहां से निकालें तो आप कह सकते हैं कितना आएगा, Q1 अपॉन Q2 का होल स्क्वायर इंटू A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। हमें F2 निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हैं, F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक Q1 Q2 है, ऐसा A1 जैसा ही लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, एक Q1 है एक Q2 है, F2 A1 है, तो लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू Q2 इंटू A1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू A2 होल स्क्वायर इंटू F1। ये आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है when the balls are given charge q the system remains in equilibrium in shape of a square and the straight length of each spring is L by 2। मैं कुछ ज्यादा ले लिया हूं, इसको ऐसा करें कि अगर L है तो स्प्रिंग का लेंथ हम ले लें L by 2। ये बॉल कुछ इस तरह से है, ये है आपका L by 2, मान लीजिए ये आपका लेंथ L था, इनिशियली आपका L by 2 था, ये भी आपका L है, दे ही देता हूं चार्ज, बेसिकली ये बाद में क्वेश्चन में कहता है। ये जो रॉड है, रॉड इज इनएक्सटेंसिबल, इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, रिजिड है, स्टिफ है। तो कहता है व्हेन द बॉल्स आर गिवन चार्ज Q, एक कंडीशन ऐसा दिया हुआ है, जब बेसिकली ये मासलेस रॉड है, रॉड इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, इसको हम मासलेस मानते हैं, और कहता है कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है इस तरह से कि रॉड का तो लेंथ L है लेकिन स्प्रिंग्स का अनस्ट्रेच्ड लेंथ है L by 2। फिर कहता है जब इसमें चार्ज देंगे when the balls are given charge Q the system remains in equilibrium in shape of a square। जब इस पे चार्ज देते हैं तो म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण ये स्क्वायर शेप ले लेता है, इस तरह से कुछ ये स्क्वायर शेप ले लेता है, होगा अंडरस्टूड है, इसके कारण रिपल्शन होगा, इसके कारण रिपल्शन, इसके कारण रिपल्शन होगा, इसके कारण रिपल्शन, एक चार्ज पे करें फिर इस पे इसके कारण रिपल्शन होगा, तो सब पे म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, म्यूचुअल रिपल्शन होगा, उसके कारण स्क्वायर शेप ले लेता है। अब कहता है इसका साइड जो है सबका L हो जाता है, ठीक है। यहां पे चार्ज था आपका प्लस Q, यहां पे चार्ज है आपका प्लस Q, यहां पे चार्ज है प्लस Q, यहां पे चार्ज है प्लस Q, ठीक है। फाइंड फोर्स कांस्टेंट की, तो स्प्रिंग का हमें फोर्स कांस्टेंट निकालना है, तो अब देखना है फोर्सेस हमारे किधर किधर लगेंगे। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा, रिपल्शन का फोर्स सपोज इधर लगा F1, राइट, इसके कारण जो होगा रिपल्शन का फोर्स आपका प्लस Q, इधर दे रिपल्शन का फोर्स लगेगा सपोज F2, राइट, F2 होगा, और इसके कारण भी रिपल्शन का फोर्स लगा सपोज F3, ऐसे फोर्सेस होंगे। यहां तो देख रहे हैं सारा का ये डिस्टेंस आपका L है, L है, L है, L है, तो इसके कारण जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उतना ही इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आप कह सकते हैं F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मान लीजिए सपोज सपोज F हुआ आपका इस डायरेक्शन में, एक चार्ज हम कंसीडर करें, एक पॉइंट कोई भी एक ले सकते हैं, सपोज हम एक्स डायरेक्शन में देख ले, स्ट्रेस कितना वो वाई डायरेक्शन में भी देख सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन में एक ले लीजिए, क्योंकि हमें तो फोर्स कांस्टेंट निकालना है। तो फोर्स कांस्टेंट निकालना है तो कितना उससे फोर्स लगा आपका, जो F इक्वल टू KX देखते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स कुछ लग रहा होगा, एक्सटेंशन करेंगे उसके बराबर फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में F1 F2 इसके बराबर हो गया, और F3 आपका कितना होगा, अगर F है, F इज इक्वल टू जानते ही हैं, F इज इक्वल टू K इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर होगा इस केस में, अगर F1 माने तो सॉरी F1 एंड दैट इज इक्वल टू F2 एंड दैट इज इक्वल टू F, इतना होगा। अगर F3 के केस में कंसीडर करें तो L है तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा L रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा कितना, F1 बाई 2 या F2 बाई 2 या F बाई 2 कर दीजिए, इसको F में मान लिया हूं, F बाई 2 आ जाएगा। तो इस केस में अगर X
एक्सिस में नेक्स्ट एक्सटेंशन देखिए तो उतना ही वाई एक्सिस में एक्सटेंशन होगा, ठीक है ना। हर चार्ज पे एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में कोई भी एक ले लीजिए, सपोज हम एक्स डायरेक्शन में लेना चाह रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F मान लिए तो कितना लगा, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू F प्लस F बाय 2, यही होगा ना। F बाय 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका, ये जो आपका है देखिए यहां इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू F मान लिए, इसका वैल्यू F मान लिए, इसका वैल्यू हम मान लिए कितना F बाई 2। तो एक्स डायरेक्शन में ले रहे थे 90 डिग्री पे तो 45 डिग्री होगा, तो F बाई 2 इंटू कॉस 45। अगर यहां से हम लिखें तो F प्लस F बाई 2 इंटू कॉस 45 1 बाई रूट 2 होगा आपका। अगर इसे फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो F कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 होगा, ये इतना होगा फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। और ये जो फोर्स है इसमें एक्सटेंशन होगा kx, अंडरस्टूड है, नेगेटिव इन अपोजिट डायरेक्शन में, उसके बराबर होगा ये फोर्स। तो आप लिख सकते हैं kx, तो कितना हो जाएगा, आप यहां अगर लिखना चाहें तो k इंटू एल बाई 2 एक्सटेंशन हुआ, पहले तो एल बाई 2 ही साइज था, अब यहां से यहां करें तो रिपल्शन के कारण एल बाई 2 आपका एक्सटेंशन हुआ, सो k इंटू एल बाई 2, हाँ, रेस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू F इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, ये ऐसा कुछ होगा। अब हमें F का वैल्यू यहां पुट कर देना है, तो F का वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा, F Q इंटू Q, तो आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K के टर्म में तो लिखना नहीं हो तो प्रेजेंट करने का तरीका मात्र है, तो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, ये आपका होगा ऐसा कुछ। अगर यहां से हम k निकालना चाहें तो k इंटू एल बाई 2 है, अब जो भी है आप जानते ही हैं, यहां से k इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला जाएगा ट्वाइस क्यू स्क्वायर, ट्वाइस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 रूट 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फर्दर ऐसा भी कर सकते हैं, यहां से 2 रूट 2 बाहर ले आए आप तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर ना, इस फॉर्म में भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक कहता है पॉइंट चार्ज Q is placed at a distance a from one end of a uniformly charged, जिस पे चार्ज Q है, रॉड ऑफ लेंथ L, फाइंड फोर्स बिटवीन टू, दोनों के बीच फोर्स निकालना है। एक कहता है कोई रॉड है जिसका लेंथ आपका L दिया हुआ है, इस पे टोटल चार्ज दिया हुआ है Q, सपोज प्लस चार्ज है, माइनस भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, कैपिटल L का, ठीक है ना। एक पॉइंट चार्ज Q है, सपोज दिस इज योर Q, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम वन एंड ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, एक एंड से a डिस्टेंस पे रखा हुआ है चार्ज Q, तो ये दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा। जब दो पॉइंट चार्ज फिक्स है, पॉइंट चार्ज का मतलब लोकेशन फिक्स्ड है, तो फार्मूला ए होता है। इसमें चार्ज का लोकेशन फिक्स नहीं है, कोई चार्ज जो है इसके नजदीक है, कोई चार्ज इससे दूर है, कोई मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, क्लियर। जब भी ऐसा केस में हो तो इंटीग्रेशन से हम सॉल्व करते हैं। तो एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लिए, सपोज dx, इट इज एट अ डिस्टेंस x, तो dx पे सपोज टोटल चार्ज q था, तो इस पे चार्ज हो गया सपोज d इंटू क्यू, तो dq और f के बीच जो फोर्स लगेगा छोटा सा फोर्स होगा df, दैट इज इक्वल टू k इंटू q इंटू dq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, k का 1/4 अभी पुट कर दीजिए, बाद में पुट करेंगे हम लोग, अभी भी कर सकते हैं। ये इतना हो गया। अब इसमें निकालना है हमें कि dq का वैल्यू कितना होगा, ये जो एलिमेंट है इस पे चार्ज का वैल्यू कितना होगा। आप जानते हैं l लेंथ में चार्ज q है, तो यूनिट लेंथ में हो जाएगा q बाई l, तो dx लेंथ में जो चार्ज हो जाएगा q अपॉन l इंटू dx,
ये हो जाएगा इस लेंथ में। तो इसको लिख सकते हैं के क्यू इंटू क्यू इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एल इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें इंटीग्रेट करना होगा। सो टोटल फोर्स हमें निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हो गया क्यू इंटू के डिवाइडेड बाई एल। सो के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना लेंगे a टू a प्लस एल, अब इसी को करें तो इंप्लाइज df प्लस df हो गया फोर्स f, एंड दैट इज इक्वल टू k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल। इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का माइनस 1 अपॉन एक्स हम करें तो a टू a प्लस एल ऐसा होगा। फर्दर करना चाहे तो दैट इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन एल इंटू कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। अब इसको फर्दर यहां से यहां सोल्व कर लीजिए, you'll get the answer। ठीक, नेक्स्ट एक कहता है टू सिमिलर चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स of equal length when the medium छूट गया है, medium is air, the angle between strings is 30 डिग्री। कहता है हम यहां से इस तरह से लटकाते हैं दो स्ट्रिंग्स को, सपोज ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ये दिया हुआ एंगल 30 डिग्री, राइट। टू सिमिलर चार्ज है, सपोज मान लीजिए इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो इस पे भी चार्ज प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, और ये कहता है कि रिपल्शन के कारण 30 डिग्री डिस्क्राइब करता है। व्हेन द मीडियम इज चेंज टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी। अब कहता है सेम चार्ज को सेम स्ट्रिंग के थ्रू एक मीडियम में सस्पेंड करता है जिसका डेंसिटी दिया 0.8 ग्राम पर सीसी। क्लियर, द एंगल रिमेन्स 30 डिग्री, कहता है एंगल्स उतना ही रहता है। जैसे देखिए इस केस में अगर कंसीडर करें तो यहां देखिए ये कहता है इस तरह से कुछ, अब कोई मीडियम में हम इसको डाल दिए चार्ज को जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सीसी, इसमें डाल दिए तो कहता है एंगल अगेन डिस्क्राइब्स 30 डिग्री। ये जो एंगल है 30 डिग्री है। फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें निकालना है। डेंसिटी ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, ये जो स्फीयर है इसका डेंसिटी दिया 1.6 ग्राम पर सीसी। ठीक, तो पहले इस केस में देखते हैं, देखना है कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स तो लगेगा इसका mg इस डायरेक्शन में, दूसरा जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम और एयर है। सपोज ए सेपरेशन आपका है r, दोनों बीच का सेपरेशन है r। एक फोर्स स्ट्रिंग से लगेगा टेंशन इस डायरेक्शन में, ये थीटा एंगल है, अगर इसको वर्टिकल से मान लें इसको थीटा वैल्यू 15 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा इस डायरेक्शन में t cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो होगा आपका t sin थीटा। तो इस केस में देखें सो t sin थीटा इज इक्वल टू आपका कितना होगा, फोर्स इन वैक्यूम के बराबर, फोर्स इन वैक्यूम, एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो यहां से कहें तो tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन mg। ये तो एक इक्वेशन आया एयर के केस में। अब कहता है यहां हम मीडियम डाल दिए, कोई लिक्विड डाल दिए, बेसिकली यहां करते हैं हम थोड़ा सा इसको अगर इस केस में हम कंसीडर करें तो अगेन डिस्टेंस एंगल उतना ही डिस्क्राइब कर रहा है, मींस डिस्टेंस उतना ही होगा। तो एक तो फोर्स लगा इसमें mg इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इधर लगेगा फोर्स इन मीडियम
इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई के, मैं बताया ही था पिछले लेक्चर में, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू के। दूसरा ए एंगल सपोज थीटा है, एंगल उतना ही डिस्क्राइब करता है, अगेन इट विल बी 15 डिग्री। इधर एक फोर्स लगेगा आपका, अगर ए टी डैश, टेंशन डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि लिक्विड के कारण इसमें एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ बायोंसी ऊपर की ओर, और दूसरा फोर्स होगा आपका ए थीटा है तो ये भी थीटा होगा ही, एंड यहां भी थीटा लिख सकते हैं, आप जानते ही हैं। इधर हो जाएगा एक और फोर्स लगेगा टी डैश कॉस थीटा, एंड दिस डायरेक्शन टी डैश साइन थीटा। तो यहां से अगर लिखना चाहें तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के। और इस डायरेक्शन में देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ बायोंसी प्लस टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। तो टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, एंड टी डैश कॉस थीटा, सॉरी दिस इज टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू mg माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी। अगेन अगर ये दोनों को हम डिवाइड करें, ये दोनों को डिवाइड करें, जैसे यहां था, ये दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो ऐसा आता था कुछ। तो इस केस में अगेन यू गेट tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय k इनटू mg माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी। दोनों केस में कहता है कि थीटा सेम है, एंगल इज अगेन 30 डिग्री, एंगल रिमेन सेम। तो कह सकते हैं इस केस में दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन mg इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय k इनटू mg माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी। फोर्स इन वैक्यूम आपका कैंसिल हो जाएगा, इस केस में आप लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू k इनटू mg माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी। मास नहीं दिया और डेंसिटी के टर्म में दिया हुआ है। बॉल का डेंसिटी करता है 1.6 ग्राम पर सीसी और लिक्विड का डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी। सो सपोज बॉल का डेंसिटी हम रो मान लिए, ये बॉल है, बॉल का डेंसिटी हम रो मान लिया और मीडियम का डेंसिटी हम सिग्मा मान लिए। तो कह सकते हैं mg जो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लिख सकते हैं रो vg, रो भी हो गया डेंसिटी टू वॉल्यूम इज मास, mg इज इक्वल टू k इनटू रो vg माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी। आप जानते ही हैं सिर्फ डेंसिटी चेंज करता है, वॉल्यूम उतना ही ऑक्युपाइड करेगा। तो यहां से आप कैंसिल करना चाहें vg तो vg आप कैंसिल कर सकते हैं, सो k बिकम्स रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा, ऐसा कुछ होगा। रो वैल्यू इज गिवन 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 0.8, that is 1.6 divided by 0.8, that is 2 is the answer. Sorry, that is 2 is the answer. This is your dielectric constant. कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। Next, a particle of mass m and charge q, ऐसा कर दीजिए माइनस q1, revolves around a fixed charge plus q2 in a circular path of radius r. The time period t of particle is as, अगर ले ऑप्शन ए
टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई क्यूब इप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई Q1 Q2 सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई Q1 Q2 डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई क्यूब इप्सिलॉन नॉट एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 ए देखते एक कहता है पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q1 revolves around a fixed charge plus q2 in a circular path of radius r यही है कोई फिक्स चार्ज है प्लस q2 इसके चारों ओर एक रेडियस r में कोई पार्टिकल इसका मास m है चार्ज माइनस q1 रिवॉल्व कर रहा है तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है दैट इज टाइम पीरियड t तो कहता है t को हम कैसे कोरिलेट करें टाइम पीरियड के साथ आप इक्वेशन जानते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा एक क्वेश्चन टी स्क्वायर के फॉर्म में है तो कह सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम इफ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा विल गेट द आंसर पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r हमें ओमेगा लाना इफ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा विल गेट द आंसर m ओमेगा स्क्वायर r जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 ये q2 था आपका सॉरी q1 q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगा लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब अगर a वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के यहां पुट कर दें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर q1 q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब q1 q2 आपका आएगा सो आंसर इज बी और कर ले चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं देखते हैं ये कहता है टू चार्जेस टू प्लस q and plus 4q are at distance at a distance कर दीजिए at a distance r what is sign location and magnitude of third charge so that the entire system remains in equilibrium ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हर जगह काम आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में इसलिए मैं इसे करवा दिया देखते हैं कुछ और क्वेश्चन करवा देंगे नहीं तो काफी है आप लोग पूरा वीडियो भी तो नहीं देखते हैं है ना कहता है टू चार्जेस एक चार्ज कहता है सपोज प्लस क्यू है सेकेंड चार्ज आपका प्लस 4q है सपोज ए पॉइंट ए पे है ए पॉइंट बी पे है आर एट अ डिस्टेंस आर ये दोनों आर डिस्टेंस पे है स्मॉल आर डिस्टेंस पे है व्हाट इज द साइन साइन का मतलब प्लस या माइनस साइन रखें लोकेशन आइदर चार्ज से कितना डिस्टेंस पे होगा और उसका वैल्यू क्या होगा थर्ड चार्ज सो दैट इंटायर सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो हो जीरो फोर्स एक्ट करे
सपोज हम यहां ले लेते हैं कोई, सपोज यहां प्लस चार्ज ले लिए कोई क्यू डैश सपोज, तो इसके कारण रिपल्शन का फोर्स इधर होगा, ये हटा दे तो इसके कारण फिर रिपल्शन का फोर्स इधर ही लगेगा। अब यही इक्विलिब्रियम में नहीं है तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां माइनस क्यू डैश रख दी तब देखते हैं, ए प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा, ए प्लस भी इसको अट्रैक्ट करेगा, अगेन ये मूव कर जाएगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। बीच में सपोज इसके दोनों के लोकेशन के बीच में कहीं सपोज रख दिए, सपोज दिस इज चार्ज क्यू डैश, अगर प्लस रखें तो इस प्लस के कारण इस पे रिपल्शन होगा, इस प्लस के कारण रिपल्शन होगा, तो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर इस पे देखते हैं तो इस प्लस के कारण रिपल्शन होगा और इस प्लस के कारण रिपल्शन होगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अब साइन चेंज करके देखते हैं, सपोज हम माइनस क्यू डैश ले लिए, अगर माइनस क्यू डैश लिए तो इस प्लस के कारण इसमें अट्रैक्शन हुआ, इस प्लस के कारण इसमें अट्रैक्शन हुआ, इस माइनस के कारण इसमें अट्रैक्शन हुआ और इस प्लस के कारण रिपल्शन हुआ, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। इस माइनस के कारण इस पे अट्रैक्शन हुआ, राइट, और इस प्लस के कारण इस पे रिपल्शन हुआ, तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। क्लियर ना? तो क्लियर हो गया कि साइन जो है वो निगेटिव होगा। एक आंसर आपका आ गया साइन। अब लोकेशन और मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो देखिए फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ, इसको हम ओ मान ली, इस डायरेक्शन में होगा, एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इस डायरेक्शन में रिपल्शन का होगा। वैसे इस पे निकालें तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में होगा और फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी इस डायरेक्शन में होगा। इतना ही, बाकी नहीं भी चेक कर सकते क्योंकि दो वैल्यूज हमें चाहिए, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, यहां भी कर सकते हैं। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ओ अट्रैक्शन के कारण एंड फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में होगा। कोई भी दो वैल्यू को आप इक्वेट कर दीजिए, सपोज ऐसा कर लेते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ। एक सेगमेंट हम ए ले लीजिए, दूसरा ए ले लीजिए आप, या ए ले लीजिए या ए और ए ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। दूसरा सेगमेंट ले तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, सपोज ए डिस्टेंस आर था, यहां से एक चार से ए डिस्टेंस हम मान लेते हैं सपोज x, ए डिस्टेंस आपका सपोज x है, ठीक। तो इस केस में अगर कंसीडर करें तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए के कारण कितना होगा, ए डिस्टेंस आपका x है यहां से यहां तक, तो कितना हो जाएगा k इंटू, ये आपका q है, q डैश है, q इंटू q डैश डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन o ड्यू टू b k इंटू q डैश इंटू 4q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना होगा, ar है, ax है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, q डैश आपका कैंसिल होगा। सो ये आपका आ गया, q से q भी काट दें, 1/x स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/x, 4/this 2/r माइनस x, तो r माइनस x इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू r/3। आपका लोकेशन तो मिल गया, अंडरस्टूड है, x है, दैट इज फ्रॉम चार्ज ए, b से निकालना चाहते हैं तो r माइनस x कर दीजिएगा, ठीक। इस केस में देखते हैं फोर्स ऑन a ड्यू टू b, k q इंटू 4q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑन a ड्यू टू o, k इंटू q डैश डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, a से a कैंसिल हो गया आपका, a से a हो गया, यहां अब आपका हो गया 4q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर का वैल्यू यहां से डाल दें, ये हो जाएगा r स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा 9, ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, सो q डैश इज इक्वल टू 4q/9, दिस इज द आंसर, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ओके।